यकीन मानिए जब आप मुझसे पूछते हैं कि सर इंग्लिश में मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देख भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी ये डिमांड रही है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, किसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन होना ना होना कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक उसकी कैटेगरी में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो मेल में अगर आप नंबर ऑफ सीट देखेंगे तो वो है 540। अब 540 में जनरल की अगर बात करें 217 है, तो 217, तो 217वाँ स्टूडेंट जो है उसको भी मिनिमम 60 क्वेश्चंस, इसका मतलब 120 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर उसके इतने बन रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, इतने बन रहे हैं और बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 120 टच नहीं किया है बट इसने 120 टच किया है, तो 217वाँ स्टूडेंट्स जो है वो मेंस को लिखेगा। ठीक है? ये बात आप क्लियर कर लीजिए। ये चीज़ें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये तीनों पे लागू होती हैं। इसके बाद अगर बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की, तो यहाँ का केस थोड़ा अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे सीटों की संख्या जो है वो 112 और 10 है। तो यहाँ के कैंडिडेट 52.5, मतलब अगर 105 कर रहे हैं, मैं वही बातें फिर से करूँगा कि एससी का और एसटी का 112वां और 10, ये जो लास्ट कैंडिडेट है ना, अगर ये 105 नंबर भी कर आए हैं, जिसकी संभावना बनती है, ऑब्वियस सी बात है वो कर सकते हैं। इसकी संभावना बनती है 52.5। अगर इतने क्वेश्चन वो कर आ रहे हैं तो उन्हें मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और इतने क्वेश्चन से कम उनका है तो मेंस लिखने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। यही चीज़ें लागू होती हैं अंग्रेजी की जो सेकंड लिस्ट है उसमें देखिएगा महिलाओं के लिए। महिलाओं की लिस्ट में भी टोटल सीट्स जो हैं वो 113 हैं। हाँ, 45, 11, 31, 24, 2, 4, 5, 2, 2। अब इसके बाद ये जो लोग हैं ना, ये वाले लोग, इनके लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इन्हें 60 लेके आने हैं कि 52.5 लेके आने हैं। तो 52.5 के लिए तो आप एससी/एसटी होना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं हैं, तो भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी और अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी, आप सभी को भी 60 लाना अनिवार्य है। चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, राइट? इधर मेल और फीमेल। आपको 60 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। 60 क्वेश्चन करने का मतलब 120 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर द मेंस। अगर आपका नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। एक चीज़ जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा डाउट रहा है वो ये कि क्या सर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो मैं अभी उन सभी महिलाओं से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये देखिए आपके अनारक्षित में जैसे यहाँ पर 45 सीट है, यहाँ पर 11 सीट है, यहाँ पर ओबीसी में 31 सीट है। ये सभी महिलाएँ ध्यान दें कि अगर आपकी कैटेगरी में वो सभी महिलाएँ जो टॉप की हैं, आप उनकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप भी टॉप में हैं, आपके नंबर 90, 95, 100 से ऊपर बन रहे हैं, तब तो आपको कांग्रेचुलेशन है। लेकिन आपको लगता है अगर ऐसा कि नहीं मैं टॉप में नहीं हूँ, मेरी जो मार्क्स है, मेरे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स हैं, वो थोड़े से डाउन हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप धैर्य बनाए रखें। आप बस इस पॉजिटिव माइंड के साथ रहें कि आपके इतने से ऊपर होने चाहिए, पहला। दूसरा, किसी भी परीक्षा को अगर आपको पर्सनल अनुभव है, ये मैं अपने व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ और मैं आपके भी व्यक्तिगत अनुभव को जानना चाहूँगा। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम का अगर आपने 70 टू 75% प्लस 70 टू 75% प्लस विथ नेगेटिव मार्किंग अगर अचीव किया है, तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आपको मेंस लिखना चाहिए। अगर कोई इफ एंड बट नहीं होता है तो मैं मानता हूँ सीटें कम हैं, बट 70 टू 75% मार्क्स लेके आना, वो भी ऐसे एग्ज़ाम्स में जब नेगेटिव मार्किंग हो, तब भी आप बेस्ट हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके 70 टू 75% मार्क्स बन रहे हैं क्या? मिनिमम तो 70 आपका होना ही चाहिए, राइट? 140 नंबर। यही बात हमारी एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी लागू होती हैं कि अगर 120 न्यूनतम है एसटी की, तो भाई वहाँ पे अगर वो थोड़ा-सा ज़्यादा लेके आएँ तभी उनके लिए चांस है। लेकिन अगर एससी की बात करें, तो एससी में भी 70 टू 75% मिनिमम आपको लेके आना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों की सीटें भी कम हैं। आई होप महिलाओं के जितने सारे डाउट्स थे, वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आपके सही करने से ज़्यादा, मैं एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ, आपके सही करने से ज़्यादा इस बात पे ज़्यादा मायने रखता है कि आपने गलत कितना कम किया है। अगर आपने कम गलत किया होगा और सही ज़्यादा होंगे, तो आपकी पॉसिबिलिटी हाई है, और आपने सही ज़्यादा किया है लेकिन गलत भी ज़्यादा कर दिया है, तो फिर ये थोड़ा-सा टफ मामला बन जाता है
कि कहीं न कहीं कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है और दिन-रात अब मेहनत करके आप जीआईसी और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए लग जाइए। बाकी किसी चीज़ के बारे में आप ना सोचें, क्योंकि कोई आपका सगा इस वक़्त के लिए तो फ़िलहाल नहीं है। अब आपने उन दोनों स्लाइड्स को देखने के बाद आपको बातें थोड़ी-थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। अब मैंने ये लोक सेवा आयोग का जब 28/7/2025 को रिलीज़ किया गया था विज्ञापन संख्या, तब मैंने इस चीज़ को डाउनलोड करके हिंदी में आप लोगों के लिए निकाला है। ये देखिए, पॉइंट नंबर 9। अब इस पॉइंट नंबर 9 को अगर आप ध्यान से देखें, तो लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना सफल अभ्यर्थी घोषित किए जाएँगे। मतलब उन्हें 15 गुना अभ्यर्थी तो लेने ही लेने हैं। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 15 गुना से कम लिए जा रहे हैं। सीटों के सापेक्ष लोग 35% और 40% लेके नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए सीटें खाली चली जा रही हैं। पहला पॉइंट ये है। अब पॉइंट नंबर 14 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 14 पे अगर आप देखें, तो दिखाया जाता है कि अगर आपका जो सही होगा, उस सही के लिए 1 नंबर मिलेगा और जो गलत होगा, उसके लिए 0.33 कटेंगे। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका डाउट हो रहा है कि सर 1 है, वहाँ एग्ज़ाम में तो 2 है। तो अगर एग्ज़ाम में 2 है, तो नेगेटिव मार्किंग भी 0.66 की होगी। अगर आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं, नुकसान क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर आप इसे 1 की जगह 2 कर रहे हैं, जैसा कि आपके एग्ज़ामिनेशन पेपर में भी लिखा हुआ था, तो नेगेटिव मार्किंग भी जो होगी वो 0.33 की नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.66 की होगी। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो जितने क्वेश्चन्स आपके सही हुए हैं, उन क्वेश्चन्स के सापेक्ष अगर किसी बच्चे का 100 क्वेश्चन सही है, राइट? और उसमें से अगर उसका 20 गलत है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद वो क्या करेंगे? यहाँ देखिएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद 200, और अगर 20 गलत है तो 20 गुणे 0.66 करने के बाद जो भी आंकड़े आएँगे उसे आप 200 से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और उसके बाद जो भी आपकी संख्या बनेगी वो आपका एग्ज़ैक्ट नंबर होगा। फिर उसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन भी पता चल जाएगा। जैसे सपोज़ करिएगा कि अगर किसी बच्चे के कट-पीट के 155 आ रहे हैं, तो 155 आने का मतलब ये हो रहा है कि उसने 72 क्वेश्चन सही किए हैं। ये 72.5 का आंकड़ा बनेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि उसने 72 क्वेश्चन सही किए हुए हैं। अब ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आगे वाले पॉइंट में बताया जाता है कि ये आपके लिए एक तरीके से मेन पॉइंट भी है। यहाँ मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 15 कहता है कि जितने भी ऐसे अभ्यर्थी जो कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, कैटेगरी मीन्स जनरल, ओबीसी, इवन ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे तो बात नहीं की गई है, बट फिर भी ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये जो अभ्यर्थी हैं, इन्हें क्या करना है? अपने कैटेगरी के सापेक्ष यहाँ पर 40% अंक और यहाँ पर एससी एसटी के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। ये आप अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए कि मेंस में लागू होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसी कन्फ्यूज़न में है कि नहीं सर ये मेंस में लागू होगा, नहीं। यहाँ पर साफ-साफ लिखा है, देखिए पॉइंट नंबर 15 में, प्री और मेंस दोनों में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो न्यूनतम दक्षता है, मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है, वो 35% है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। 35 से अगर आप कम लेकर आ रहे हैं, तो फिर 35% ओवरऑल 300 का मतलब 105 नंबर। इससे अगर आप कम लेकर आ रहे हैं तो आपका प्री के लिए क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, इवन मेंस के लिए भी नहीं किया जाएगा, बट फिलहाल हम प्री की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो अन्य श्रेणियाँ हैं, अन्य श्रेणियाँ मतलब यहाँ पर सीधे-सीधे मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से है कि अगर वो 40% से अंक कम लेके आते हैं, अब यहाँ पे 40% मतलब 300 का 120 नंबर, तो उन्हें मेंस के लिए बुलाया नहीं जाएगा। क्योंकि अगर वो इतने कम नंबर भी लेके ना आ पाएँ, तो फिर इस आयोग के अनुसार वो कैपेबल नहीं है मेंस लिखने के लिए। और अगर आपके मन में अभी ये हो रहा है कि सर हमारा रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो आप ये देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश ये वाला जो सेक्शन है, इसका रिज़ल्ट आ चुका है। बाकी बचे हुए ये जो 4 सेक्शन हैं आपके, राइट? विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान और वाणिज्य, कॉमर्स, इसका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इन दोनों के बाद आज जैसा कि सोमवार है, तो ये एंड देन ये और फिर उसके बाद ये। इन चारों का आंसर की और फाइनल आंसर के आने के बाद अब पूरी संभावना है कि जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो एग्ज़ाम डेट वाइज़ आ रहे हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम 6 तारीख को आप देखेंगे गणित और हिंदी का हुआ था।
तो उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं। 7 तारीख को विज्ञान और संस्कृत का हुआ है, अब इनके रिज़ल्ट आएँगे। गृह विज्ञान और वाणिज्य का, कॉमर्स का एग्ज़ाम जो हुआ था, वो 21 दिसंबर को हुआ था, तो इनके रिज़ल्ट विज्ञान और संस्कृत के बाद आएँगे। आई होप ये डाउट टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, कला, कृषि, उद्यान कर्म और उर्दू और संस्कृत, इनकी डेट्स लगी हुई थी। तो जब ऊपर की डेट्स की, जो ये वाली डेट्स है, 21 दिसंबर तक कॉमर्स का रिज़ल्ट जो है एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट आ जाने के बाद फिर अगली डेट जो लगेगी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स की, वो है सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब इन दोनों के रिज़ल्ट्स के बाद बाकी जो आप देखेंगे प्रोसेस में आएँगे, वो हमारा अंग्रेजी आएगा। उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट लाइक शारीरिक शिक्षा, कला, कृषि, उर्दू और संस्कृत। तो ये जो हमारा अंग्रेजी विषय है, ये सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बाद आएगा। तो ये वाला जो वीक स्टार्ट हो रहा है, राइट? ये वाला जो वीक स्टार्ट हो रहा है 9 से लेके 16 तक, ये बड़ा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि इसी में ऊपर के बचे हुए जो 4 सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ के 2, तो इनकी जो फाइनल रिज़ल्ट मतलब प्री का रिज़ल्ट जो है, वो आने की पूरी संभावना है। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, हम सभी को दिल थाम के रखना है अंग्रेजी के लिए। लेकिन आप ये देखिए, कितने भी कट ऑफ, कितने कोचिंग संस्थान या कोई कितना भी क्यों ना बताए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर आप 60, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आप 60 मतलब 120 नंबर, 60 मतलब 120 नंबर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के लिए 52.5 मतलब 105 नंबर के आसपास आप हैं और आपकी कैटेगरी में सीट्स हैं, तो आप सेफ हैं।